हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आपके लिए आज जो है हम क्लास 9th का अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 जिसका नाम है मानव संसाधन, है ना। इसका जो है लघुत्तरीय क्वेश्चंस लेके चले हैं। तो इसका अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगर आप नहीं देखें तो ये दोनों वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अगर आपको बच्चे लोग अगर आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं तो यहाँ पर 9th और 10th का जो लाइव क्लास चलता है, ठीक ना, शाम को 7:30 बजे और दोपहर में 11 बजे तक अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। चलिए हम लोग क्वेश्चंस का आंसर जो है जल्दी जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ये सभी का क्वेश्चंस देखिए जो है ना, आंसर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है लेकिन फिर भी बहुत छोटा छोटा करके आप लोगों के लिए लाएँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिहार के जनसंख्या घनत्व की विवेचना करें, है ना। बिहार के जनसंख्या घनत्व की क्या करना, विवेचना करना, इसके बारे में बताना। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि जनसंख्या घनत्व का अभिप्राय किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या से है ना। प्रति किलोमीटर में जो है, ठीक ना, प्रति यानी कि 1 किलोमीटर में जो व्यक्ति रहता है ना, जितना व्यक्ति रहता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बोल रहा है बिहार में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है तथा विगत वर्षों के अंतर्गत इसमें बहुत तेजी वृद्धि हुई है। 1901 में बिहार में जनसंख्या का औसत घनत्व 157 प्रति व्यक्ति किलोमीटर था। यानी 1 किलोमीटर में जो व्यक्ति जो रहता था 157 रहता था। और जो 1951 में जो है 1951 में बढ़कर 222 हो गया। यानी 1 किलोमीटर में व्यक्ति कितना रहने लगा, 222 व्यक्ति रहने लगा। उसके बाद है कि अब 2001 में की जनगणना के अनुसार यह बढ़कर 831 व्यक्ति हो गया। कितना हो गया, सॉरी 881 व्यक्ति हो गया। यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहने लगे, 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहने लगा। पश्चिम बंगाल के बाद अभी बिहार देश में सबसे सघन आबादी वाला राज्य है। यानी कि पश्चिम बंगाल सबसे अगर घनी आबादी वाला राज्य पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल है और उसके बाद जो है बिहार हो जाता है। इसका देखिए आंसर ये हो जाएगा, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि बिहार की साक्षरता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, है ना। साक्षरता मतलब होता है पढ़ाई लिखाई बाबू, इस पे जो हमको बताना है, ठीक ना। तो चलिए इसका देखिए उत्तर लिखिएगा यहाँ से कि साक्षरता शिक्षा का एक सामान्य मापदंड है और यह जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष को प्रदर्शित करती है ना। बिहार को देश के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में गणना की जाती है। बिहार जो है यानी कि भारत देश का सबसे पिछड़ा राज्य कौन है, तो बिहार को ही माना जाता है ना। अब बोल रहा है कि 1951 में बिहार में साक्षरता दर लगभग 12% था। यानी कि 1951 में भारत देश जब आज़ाद हुआ था तो 4 साल बाद जो है बिहार का जो साक्षरता दर था वो 12% था। यानी कि 100% में 12% लोग जो है पढ़ते थे, यानी कि थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते थे, ठीक ना। बोल रहे थी जो 1991 में बढ़कर 38.48% हो गई थी। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार की साक्षरता दर में वृद्धि हुई। 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की साक्षरता दर 47% हो गई, है ना। जबकि साक्षरता का राष्ट्रीय औसत जो है 64.8 है। यानी कि राष्ट्रीय अगर औसत देखा जाए तो 64.8 है और बिहार में जो है 47% है। मतलब इससे पता चलता है कि और भारत के और सभी राज्य में तो साक्षरता दर अच्छा है लेकिन हमारे बिहार में जो है साक्षरता दर क्या कम है, यानी पढ़े लोगों की संख्या जो है बहुत ही कम है ना। इस तरह से जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा। बोल रहा है कि इसी प्रकार साक्षरता की दृष्टि से बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यानी कि बिहार जो है ना, बिहार को पिछड़ा राज्य बनाने में सबसे बड़ी हाथ है पढ़ाई लिखाई का। मतलब बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट्स वगैरह ये सभी हो गए, माँ बाप जो हो गए पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पाते, इसी कारण जो है बिहार जो अभी पिछड़ा राज्य कहलाता है। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि जनसंख्या की आयु संरचना के अध्ययन का क्या महत्व है। बिहार की जनसंख्या की आयु संरचना क्या है, तो इसका देखिए उत्तर लिखिएगा कि जनसंख्या की आयु संरचना का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। कई कारणों से महत्वपूर्ण है। देखिए बोल रहा कि इस आयु संरचना से हमें बहुत सी बातों की जानकारी मिलती है, जैसे स्कूल जाने वाली जनसंख्या, बहुत सारे प्रकार की जनसंख्या, तो जैसे स्कूल जाने वाली जनसंख्या हो गया। मतदाताओं की जनसंख्या, कहने का मतलब कि मतदाताओं कहने का मतलब बाबू कि जो वोट करते हैं यानी वोट करने वाले, ठीक ना। श्रम करने वाली अर्थात कार्यशील जनसंख्या इत्यादि। जो कार्यशील मतलब होते हैं कि जो काम कर रहे हैं, और श्रम यानी कि जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक ना। कार्यशील जनसंख्या के निर्धारण की दृष्टि से आयु संरचना के अध्ययन का विशेष महत्व है। यदि राज्य की कुल जनसंख्या में बच्चों और बूढ़ों की संख्या अधिक है तो कार्यशील जनसंख्या अथवा श्रम शक्ति का अनुपात घट जाएगा। अगर बच्चा और बूढ़ा की संख्या ज़्यादा है तो कार्यशील यानी कि जो जवान है उसकी संख्या तो कम ही जाएगी ना। तो इस तरह से जो है आप इसका उत्तर यहाँ तक लिख लीजिएगा,
ठीक ना। इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा, बोलिएगा कि इसका आंसर बड़ा है। तो क्या करें, ये सभी जो है आपके बिहार बोर्ड में 2 नंबर मार्क्स में पूछा जाता है। अगर आप वहाँ पे शॉर्ट आंसर लिख के आते हैं तो फिर आपका जो है ना एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ठीक ना। जहाँ पे 2 नंबर का पूछा जा रहा है वहाँ पे आपका एग्जाम में 1 ही नंबर दिया जाएगा, तो फिर ये तो गड़बड़ा जाएगा ना। इसलिए हम बड़ा लिख के लाए हैं ताकि कुछ तो कुछ याद रहे, आपको याद कीजिएगा। तो चलिए अब अगला देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में जन्म दर और मृत्यु दर की क्या स्थिति है। जन्म दर एवं मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है। तो इसका उत्तर है कि जन्म दर तथा मृत्यु दर द्वारा ही किसी देश या राज्य में जनसंख्या के आकार का निर्धारण होता है। यानी कि जन्म दर कितना है और मृत्यु दर कितना है, इसी के आधार पे जो है ना जनसंख्या का आकार निर्धारण किया जाता है। मुख्यतः इन दोनों का अंतर ही जनसंख्या की वृद्धि दर को निर्धारित करता है। जन्म दर तथा मृत्यु दर की गणना किसी एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों अथवा मरने वाले व्यक्तियों की संख्या पर की जाती है। यानी 1000 व्यक्ति पे देखा जाता है कि 1000 में कितना मरा और उससे कितना जन्म लिया, है ना, ये सभी देखा जाता है। चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला हमारे साथ ने 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण से आप क्या समझते हैं। बिहार में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण क्या है। वितरण मतलब होता है बांटना, ठीक है, वितरण मतलब होता है बांटना। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण का अभिप्राय उस कार्यशील जनसंख्या से है जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगी है। मतलब अलग अलग प्रकार के व्यापार में, व्यवसाय में जो है लगे हुए। ये उद्योग या व्यवसाय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। देखिए पहला होते हैं प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाते हैं और ये यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तीनों में से कोई ना हो आपके प्रत्येक बार बिहार बोर्ड में रहते हैं। जैसे याद रखिएगा, कृषि जो है ना, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और औद्योगिक क्षेत्र हो जाता है द्वितीय क्षेत्र में आता है, और सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो ज़्यादा क्वेश्चन सेवा क्षेत्र से पूछे जाते हैं कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप मारिएगा तृतीय क्षेत्र में, ठीक ना। 3 प्रकार के देखिए व्यवसाय होते हैं। अब तीनों को एक एक करके देखते हैं। बोला प्राथमिक उद्योगों में कृषि एवं इससे संबंध व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें पशुपालन मत्स्य पालन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन, ये सभी जो है आ जाते हैं। द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र में छोटी बड़ी सभी प्रकार की निर्माण कढ़ाइयाँ शामिल है। यानी कि जो मतलब हम लोग जो काम करते हैं, यानी कि कारखाना वगैरह ये सभी हो गया, तो कारखाने वाला जो चीज़ है वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। उसके बाद देखिए तृतीयक औद्योगिक उद्योग या व्यवसाय में व्यापार परिवहन मतलब हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ को लेकर जाना। संचार तथा सभी प्रकार की सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाएं शामिल की जाती है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए अब अगला हम लोग चलते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक विकास के लिए मानवीय संसाधनों का विकास आवश्यक है, इस कथन को स्पष्ट करें। तो इसको स्पष्ट करना है, तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उत्तर में लिखिएगा कि आर्थिक विकास के लिए मानवीय संसाधनों का विकास अथवा मानव पूंजी निर्माण अत्यंत आवश्यक है। किसी देश के विकास में मानव पूंजी निर्माण की भूमिका कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण होती है। मानवीय संसाधनों के विकास से मनुष्य की बौद्धिक योग्यता, कौशल तथा शारीरिक क्षमता में सुधार होता है। अगर मानव का विकास होगा ना, तो उसके बौद्धिक योग्यता, कौशल, है ना, और शारीरिक क्षमता में क्या होता है, सुधार होता है। एक शिक्षित, कुशल एवं स्वस्थ श्रमिक उपलब्ध संसाधनों का उचित विदोहन एवं उपयोग करता है। इससे उत्पादन अधिक होता है। इससे उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन हम लोग कर लिया। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। और वीडियो को अगर लाइक नहीं करते हैं आप लोग ना, तो ये गलती करते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में और इसको लिखने में करके बहुत मेहनत लगता है ना। इसको एक वीडियो बनाने में और इसको टाइप करने में, क्वेश्चंस का आंसर लिखने में और वीडियो बनाने में कम से कम तो 3 घंटा लग जाता है, समझे, 3 से 4 घंटा। और आपको वीडियो को लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, फिर भी आप लोग नहीं करते। बताइए, अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है फिर भी आपको होना चाहिए कि वीडियो को लाइक कर दें। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है हमारा वीडियो, तब वीडियो को आप लाइक नहीं कीजिएगा, ठीक ना। और अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना, ताकि और बच्चे भी देख सकें। और कमेंट करके एक ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार में मानवीय संसाधनों की वर्तमान स्थिति क्या है। तो इसका देखिए उत्तर लिखिएगा कि हमारे देश की जनसंख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। यह बढ़ती हुई जनसंख्या देश के आर्थिक विकास में कई प्रकार के बाधक सिद्ध हुए हैं, ठीक ना। परंतु देश के प्रायः अन्य सभी राज्यों की अपेक्षा बिहार में जनसंख्या की वृद्धि अधिक दर है। मतलब सभी राज्य में तो बढ़ ही रहा है जनसंख्या, लेकिन बिहार में जो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे निर्धनता और बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे निर्धनता यानी कि गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। गरीब हैं और बेरोजगार है
है ना, कहाँ से नौकरी मिले हम लोग को, तथा कई अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण भूमि पर जनभार बहुत अधिक है। अब हम जनसंख्या बढ़ रहा है, जमीन तो नहीं बढ़ रहा, भूमि तो नहीं बढ़ रहा, भूमि तो वही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ते जा रहे, तो रहेंगे हम लोग कहाँ पे, है ना। तो चलिए, ये 7वां क्वेश्चन था। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या बोल रहा है कि मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं, है ना। मानव जो पूंजी निर्माण करता है, यानी जो पैसे को बचाता है, उससे हम क्या समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि आर्थिक विकास के लिए मानवीय संसाधनों का विकास अथवा मानव पूंजी निर्माण अत्यंत आवश्यक है। अगर हम अपना विकास करना चाहते हैं, मानव का विकास करना चाहते हैं, मानव संसाधन जो है उसका विकास करना चाहते हैं, तो हमको पूंजी का निर्माण करना पड़ेगा, है ना, पैसा को जमा करना पड़ेगा। जब हम मानवीय संसाधनों के विकास में पूंजी का निवेश करते हैं, तो इससे इसे हमें मानवीय पूंजी निवेश कहते हैं। इस निवेश से ही मानव पूंजी का निर्माण होता है। अब देखिए, जो पूंजी जो हम जमा किए उसको मानवीय संसाधन कहने का मतलब बाबू कि जो हम लोग की सहायता करे। जैसे मान के लिए हम एक ऑटो खरीद लिए, तो वो भी हमारे लिए संसाधन होगा, क्योंकि उससे हम पैसा कमाएंगे, है ना, उससे हमारा रोजी रोटी चलेगा, हमारा परिवार चलेगा। तो बताइए, हम पूंजी को जमा करके हम मानवीय संसाधन खरीद लिए। अब वो जो संसाधन जो खरीदे, यानी जो ऑटो हम जो खरीदे, फिर उससे जो हम अपना पूंजी जमा कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो पैसा आएगा उससे थोड़ा थोड़ा हम फिर से पूंजी जमा कर सकते हैं और फिर से हम खरीद सकते हैं, है ना। इसलिए मानव को जो है ना पूंजी निर्माण करना चाहिए। अब अगला देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानवीय संसाधनों के विकास में शिक्षा के महत्व का उल्लेख करें, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की स्थिति बताएं, है ना। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है बड़ा है थोड़ा, लेकिन आप लोग के लिए इसलिए लिख के लाए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, और अगर आप इसका आंसर शॉर्ट में लिखते हैं तो आपको 2 नंबर का पूछा जाता है, तो 2 नंबर में 2 नंबर आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी ये 4 नंबर में भी पूछ दिया जाता है, समझे। अगर आप 4 नंबर का क्वेश्चन आया और आप अगर इस तरह से लिखते, इतना छोटा आंसर लिखते, अगर इतना छोटा आंसर उसका लिखते, तो आपको 4 नंबर नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो है हम इसको बड़ा लिख के लाएँ, ताकि जो है आप सभी जो है ना, ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, ताकि अगर आप इतना लिख देते ना तो आपका 4 नंबर में 4 नंबर मिल जाए। आंसर का लिखा हुआ जो है उसको देख के एग्जामिनर जो है आपके नंबर काटे नहीं, ठीक है। चलिए, समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू कि बिहार में प्राथमिक शिक्षा का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी बिहार में जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा कहने का मतलब कि 1 साल से लेके 13 साल, है ना। पहले तो हम लोग जन्म लेते हैं, 5 साल तक तो पढ़ते नहीं हैं, 5 साल के पहले जो है आंगनबाड़ी में हम लोग रहते हैं, है ना। तो 13 साल तक जो हम लोग का पढ़ाई जो होता है, यानी 14 वर्ष साल तक जो होता है, 13-14 साल तक जो होता है, उसको हम लोग प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। तो उसी के बारे में हमको बताना है, यानी कि उस पर टिप्पणी लिखना। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 14 वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। यानी 14 साल तक, यानी मैट्रिक तक जो है सरकार कहती है कि हम आपको जो है ना निःशुल्क पढ़ाएंगे, यानी पैसा बिना लिए आपको जो है शिक्षा देंगे हम। देश के अन्य सभी राज्यों के समान ही बिहार में भी प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया। इस योजना के अग्रलिखित उद्देश्य 6 से 14 वर्षों के आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन। दूसरा है कि वर्ष 2007 तक 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित कराना, तथा वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना। ये था इसका देखिए उत्तर। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अब है देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए बोल रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं का हमारी उत्पादक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति किस प्रकार की जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं मतलब कि जो हम लोग का तबीयत खराब होता है ना, तो वो जो है बिहार में किस तरह से किया जाता है, उसका इलाज किस तरह से किया जाता है, सरकारी या प्राइवेट, ये सभी के बारे में हमसे पूछा जा रहा था। चलिए इसका आंसर देते हैं। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि नागरिक का स्वास्थ्य किसी भी राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का एक अभिन्न अंग होता है ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो आर्थिक स्थिति पे पहुँच जाता है, आर्थिक मतलब रुपया पैसा, क्योंकि देखिए हम लोग जितना खाने पीने में, कपड़ा लत्ता में खर्च नहीं करते हैं, उतना उससे ज़्यादा जो है हम लोग का तबीयत खराब नहीं हो जाता है। अगर तबीयत खराब हो गया तो बताइए लाखों के लाखों रुपया फूका जाता है, फिर भी व्यक्ति जो है नहीं बच पाता है। मनुष्य के विकास एवं सुरक्षित जीवन के लिए उसका स्वास्थ्य रहना आवश्यक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप विकास करें, आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाए, तो आपको जो है ना स्वस्थ रहना जरूरी है। अगर आप बीमार हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। किसी व्यक्ति की सतत कार्य करने की क्षमता बहुत अंशों में
उसके स्वास्थ्य की दशा पर निर्भर है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही उत्पादक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेकर उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। अतः मानवीय संसाधनों के विकास तथा सकल उत्पादन में वृद्धि के लिए एक उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर बहुत ही निम्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये डॉक्टर वगैरह ये सभी जो है ना, यानी स्वास्थ्य सेवाओं का जो है गुणवत्ता जो है बहुत ही निम्न, निम्न कहने का मतलब बहुत ही घटिया है, ठीक ना। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि आवास समस्या के मुख्य स्वरूप क्या है। तो इसका देखिए उत्तर लिखिएगा कि आवास मनुष्य की एक आधारभूत आवश्यकता है। आवास का संबंध केवल रहने के मकानों से ही नहीं, मतलब आवास मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना घर में, उसको बोलते हैं आवास। तो आवास सिर्फ हम लोग का जो संबंध है इससे केवल रहने से ही नहीं बल्कि और कुछ से है, जो कि समझिए कि वरन स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल तथा एक अच्छे पड़ोस और वातावरण से भी है। मतलब सिर्फ हमको घर मिल जाने से, यानी कि हमको सिर्फ मकान मिल जाने से हम सही से वहाँ पे नहीं रह सकते जब तक जहाँ पे वहाँ पे स्वच्छ वायु ना हो, मतलब स्वच्छ हवा ना हो, वहाँ पे पानी का व्यवस्था ना हो, वहाँ पे जंगल झाड़ ना हो, है ना, जब तक हम जो है वहाँ पे नहीं रह सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार की आवास की व्यवस्था मानवीय संसाधनों के विकास में सहायक होती है। बिहार जैसे देश के पिछड़े हुए राज्यों में आवास की समस्या और भी गंभीर है ना। बिहार में आवास की संख्या जो है, आवास की जो है समस्या जो गंभीर है। हम लोग के पास तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन हमसे जो नीचे जाती है, जैसे अब भुइयाँ लोग अगर कोई होंगे भी तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, बट आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि भुइयाँ लोग हो गए हैं और एक जिसको हम लोग बोलते हैं गुलगुलिया है ना, वो सभी को देखिए क्या आवास के लिए तड़पना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह उन सबको भटकना पड़ता है ना, जहाँ निर्धनों की संख्या अधिक है। ये देखिए था इसका उत्तर। अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि हिरदिरा आवास योजना क्या है। तो ये जो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक ना। देखिए आपको समझा भी देते हैं। उसका उत्तर हो जाएगा कि ग्रामीण निर्धनों की आवास संबंधी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए सरकार ने मई 1985 से इंदिरा आवास, ठीक ना, इंदिरा देखिए हिंदिरा नहीं, इंदिरा आवास योजना, ठीक ना, इंदिरा आवास योजना, जहाँ जैसे देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना इंदिरा, उसी तरह से लिखिएगा आराम की। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए आवास इकाइयों का निर्माण और उनके अनुपयोग कच्चे मकानों में सुधार लाना है। अब मतलब ये इंदिरा आवास योजना जो है उसके लिए होता है जो कि बहुत ही निर्धन है, मतलब बहुत ही गरीब है, वो जो है सक्षम नहीं है घर बनाने के लिए, तो उसके लिए, ठीक ना। और उसके घर जो कच्चे मकान जो होते हैं, यानी झाड़ फूस का जो होता है, उसको मकान में पक्का मकान बनाने का सुधार करता है, ठीक है। इसके लिए सरकार द्वारा इन परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अप्रैल 2004 से इंदिरा आवास योजना के अधीन नए आवासों के लिए दी जाने वाली अधिकतम राशि जो है 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये तक, कच्चे मकानों को अर्ध पक्के मकानों में बदलने के लिए 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये प्रति इकाई कर दी गई, ठीक है। ये देखिए समझ गए आप। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपके सामने कि मानव पूंजी तथा भौतिक पूंजी में क्या अंतर है। क्या मानव पूंजी भौतिक पूंजी से सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग यहाँ पे। देखिए पहला ये हो गया, इसका पहला देखिए आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा और तीसरा। देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, भौतिक पूंजी के क्रेता उसके स्वामी हो जाते हैं, लेकिन मानव पूंजी को उनके स्वामी से पृथक नहीं किया जा सकता। तीसरा लिखिएगा, भौतिक तथा मानव पूंजी दोनों ही उत्पादन के लिए गतिशील साधन, लेकिन भौतिक पूंजी की अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, अतएव इसमें मानव पूंजी की अपेक्षा गतिशील अधिक होती है। देखिए ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना कोशिश किए हैं आप लोग के लिए कि छोटा छोटा आंसर लाने के लिए, तो कोई जो क्वेश्चंस का आंसर जो है बड़ा हो गया, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, बट ये लाना ज़रूरी था, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे और आप अगर शॉर्ट आंसर लिख देते हैं तो फिर आपके नंबर नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हम मजबूरी में आप लोग के भविष्य ख़राब नहीं करेंगे, इसलिए हम आपके लिए लाएँ। तो इतना देखिए आप लोग के लिए मेहनत करते हैं बच्चे लोग, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।